नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 3 मेजर क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों का आज हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जब कोई नया कानून आता है तो उसमें कुछ मूलभूत बदलाव किए जाते हैं। सिर्फ नाम ही नहीं बदला जाता है, बल्कि कुछ कमियां होती हैं, उन्हें दूर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर, पहले का कानून था, उसमें संशोधन भी तो आप कर सकते थे, अमेंडमेंट भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत थी। इंटेंशन ऑफ द लॉ था, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत थी। कानून का नाम भी बड़ा अटपटा सा था, इंडियन पीनल कोड। वह न्याय की बात नहीं करता था, वह सुरक्षा की बात नहीं करता था। नाम से भी बहुत फर्क पड़ता है, उसके इंटेंशन का पता चलता है, उसके उद्देश्य का पता चलता है। कानून का प्रियम्बल क्या है, उससे उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कानून अगर बनता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र 3 नए कानून को अस्तित्व में लाया गया। ठीक है, पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो देखिए, जब भी कोई कानून बनता है ना, तो उसका एक एक्ट नंबर होता है। क्या होता है? एक एक्ट नंबर होता है। तो जो ये नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, इसका एक्ट नंबर क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इसका एक्ट नंबर है 45। अब आप कहेंगे कि सर, ये एक्ट नंबर 45 है, कैसे याद करें? अभी तो आप पढ़ा रहे हैं। चलिए, आप कहिएगा कि बार बार लेक्चर देखने से या बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएगा। फिर भी कोई ट्रिक भी तो होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जुडिशरी की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वह स्ट्रेटजी आप ट्रिक्स के द्वारा आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, ऑन एवरेज अगर लिया जाए, तो अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से सारे तो जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनेंगे। लॉ की डिग्री सबके पास है, कानून की पढ़ाई भी सभी कोई कर रहे हैं, क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप। ठीक है, तो मेरा जो उद्देश्य है, लॉकुल के प्लेटफॉर्म से मैं श्वेताब कुमार आप सभी के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के माध्यम से पूरी क्लास को ऑनलाइन माध्यम से आपके बीच में रखा हूँ। तो बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को आप सुनिएगा, और बेयर एक्ट तो निश्चित तौर पे रखना है, बिना बेयर एक्ट के कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, यह किसको रिप्लेस किया है? पहले यह ध्यान दीजिए, यह जो नया कानून आया है यह किसको रिप्लेस किया है? तो नया कानून जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, कितना बढ़िया नाम है, न्याय की बात करता है, भारतीय न्याय संहिता। और ये रिप्लेस किसको किया? तो इंडियन पीनल कोड। पीनल कोड भारतीय दंड संहिता अब दंड की बात करता है, लेकिन हमें दंड की बात नहीं करनी है। ठीक है, ये कोई ब्रिटिश एरा नहीं है, यहाँ पर न्याय की बात होगी, यहाँ दंड की बात नहीं होगी। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, मैकॉले ने बनाया था। ठीक है, एविडेंस एक्ट स्टीफन ने बनाया था, और जो इंडियन पीनल कोड है उसको मैकॉले ने बनाया था। तो मैकॉले अंग्रेज था, तो वो सज़ा की बात करता था। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे न्याय की। तो भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर क्या है? 45 है। अब इसको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक यही है कि इंडियन पीनल कोड 1860 जो है, इसका भी जो एक्ट नंबर है वो क्या था? इसका एक्ट नंबर जो है वह भी 45 था। तो इसी से आप कोरिलेट कर लीजिए कि BNS है, इसका भी एक्ट नंबर 45 होगा। IPC का एक्ट नंबर क्या था? ऐसे समझिए, IPC का एक्ट नंबर तो आपको याद होगा, अभी तक आप तैयारी कर रहे होंगे या आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो इंडियन पीनल कोड था उसका एक्ट नंबर क्या था? तो एक्ट नंबर 45 था। क्या था? एक्ट नंबर 45 था। तो ठीक उसी तरीके से BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 का भी एक्ट नंबर 45 है। 45 के सीक्वेंस में बढ़ी, 45 के बाद क्या आता है? 46 आता है। 46 आता है। तो जब हमने न्याय की बात कर ली, पनिशमेंट की बात हो गई यहाँ पर, तो प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो CRPC को रिप्लेस करके कौन सा कानून आया? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। देखिए, और यहाँ पे क्या बात करता है, कितना अंतर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो
तो एक्ट नंबर 45 के बाद क्या आता है, 46 आता है। तो बस BNS के बाद BNS, S आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसका एक्ट नंबर हो गया 46। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो यह बात करता है साक्ष्य अधिनियम की। आपने पनिशमेंट की बात कर ली, जो गलती करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा, न्याय होगा, उसके लिए एक प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर होगा, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करते हैं, तो उसका एक्ट नंबर 46 हो गया। तो एक्ट नंबर 47 सीक्वेंस में 45, 46, 47 वो साक्ष्य अधिनियम की बात करता है। जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, जिसको स्टीफन ने बनाया था, ठीक है, स्टीफन ने उसको ड्राफ्ट किया था, तो वो था इंडियन एविडेंस एक्ट था। ये आपका क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है। तो ये इसका एक्ट नंबर 45 इधर हो गया, BNS का इधर 46 और इधर हो गया 47। तो 45, 46, 47 तीन कानून, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 45, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 46, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47। बस सीक्वेंस में यही ट्रिक है। बात जिससे समझ में आ जाए वही ट्रिक है आपके लिए। अब कोई भी कानून है जब दोनों सदनों से पास होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अपर हाउस, लोगों को लगता है ना कि जो लोकसभा है वही अपर हाउस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहते हैं, ठीक, दिमाग में बैठा लीजिए। जो राज्यसभा है, राज्यसभा को ही हम कहते हैं अपर हाउस, और जो लोकसभा है उसको कहते हैं लोअर हाउस। तो दोनों सदनों से पास होने के बाद क्या होता है, किसी भी कानून की को मंजूरी मिलती है किससे, राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से कब मंजूरी मिला, तो 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे होता है, बड़ा दिन जिसे कहा जाता है, ठीक है, 25 दिसंबर दिमाग में बैठा लीजिए। 25 दिसंबर 2023 को तीनों कानून को मंजूरी मिलती है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 25 दिसंबर 2023, साल याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2023 को तीनों कानून को मंजूरी मिलती है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से मिलते ही कानून अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। उसके बाद कानून तो अपने मूल स्वरूप में आ गया, लेकिन यह लागू कब से होगा, ठीक है। बच्चे का जन्म हो गया, नामकरण हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये अस्तित्व में कब आएगा, बच्चा जो है वो अस्तित्व में कब आएगा, तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, यानी यह लागू कब से होगा, तो 1 जुलाई 2024 से तीनों कानून, बहुत बढ़िया मेथड है। देखिए आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये सारे जो लॉ हैं, ये तीनों लॉ हैं क्रिमिनल लॉ, सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक्ट नंबर भी 45, 46, 47, भारतीय न्याय संहिता 45, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 46, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47। राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली, तो 25 दिसंबर 2023, तीनों में 25 दिसंबर 2023। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट किस डेट को लागू होगा, 1 जुलाई 2024, और यहाँ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी 1 जुलाई 2024। तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं। अब जो भारतीय न्याय संहिता है वो डिवाइड कितने चैप्टर्स में हुआ, कितने सेक्शन में हुआ, कुल कितने चैप्टर हैं, कुल कितने सेक्शन हैं, तो भारतीय न्याय संहिता में कुल 20 चैप्टर हैं, 20, ठीक है, और 358 सेक्शन है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। जितना मैं लिखाया हूँ इससे क्वेश्चन हर हालत में बनेगा, 110% इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा। इसलिए इस बात को एकदम दिमाग में रखिए और बेयर एक्ट साथ में रखिए, ठीक है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मैं समझाता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ अपने हर लेक्चर में कि मेरा काम पढ़ाना नहीं, मेरा काम एक ही है, वो एक काम है समझाना। पढ़ते तो आप अपने कॉलेज में हैं, ठीक है, वहाँ पढ़िए, यहाँ समझिए, मुझसे समझिए। डिवाइडेड इनटू कितने, तो भारतीय न्याय संहिता 20 चैप्टर्स और 358 सेक्शन, ठीक है, कुल चैप्टर्स। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तो 39 चैप्टर्स और सेक्शन कितने, 531 सेक्शन। चैप्टर कितना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करके आया है, कितना चैप्टर है, 39 चैप्टर है। कितना है, 39 चैप्टर है। सेक्शन कितना है, तो 531 सेक्शन है। बस हो गया। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, उसी को रिप्लेस करके आया है, जिसका एक्ट नंबर क्या है, 47 है। तीसरे नंबर पे इसको रख लेते हैं, अमर अकबर एंथनी। तीसरे नंबर पर हो गया एंथनी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 12 चैप्टर्स है, टोटल कितने हैं, तो 12 चैप्टर्स हैं। सेक्शन कितने हैं, तो 170 सेक्शन है और 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। कितना, डिवाइडेड इनटू कितने, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है।
तो भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या है, पूरे देश में लागू है। ये तीनों कानून पूरे देश में लागू है, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो प्रोसीजर लॉ है, CRPC को रिप्लेस करके आया है, इट एक्सटेंड्स अप टू होल ऑफ इंडिया, पूरे देश में लागू होता है। जम्मू एंड कश्मीर में भी पहले लागू नहीं होता था, ये पुराना कानून था, बाद में फिर संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद से लागू हुआ, लेकिन नए कानून में शुरू से लागू है। लेकिन पुराना कानून था वो शुरू से लागू नहीं था, वहाँ इंडियन पीनल कोड की जगह रणवीर पेनल कोड चलता था, सारे कानून अलग थे, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, ये सारी चीज़ें। खैर उसको हटाइए और यहाँ देखिए, अब जो सामने है उसको देखिए। तो इट एक्सटेंड्स अप टू होल ऑफ इंडिया, पूरे देश में लागू होता है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। क्यों होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चूँकि ट्राइबल एरिया है, हमारे संविधान में इसके लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया है, इसी वजह से, क्योंकि इसकी थोड़ी सी संस्कृति थोड़ी सी अलग है, ट्राइबल एरिया है, ठीक है। तो इसीलिए एक छूट इनको एक तरीके से दिया गया है, इसलिए एक एक्सेप्शन अपवाद के तौर पर इनको शामिल किया गया है, नागालैंड के स्टेट को और ट्राइबल एरियाज़ को, जिसमें कि क्या है देखिए, इसमें मैंने इसलिए लिखा है इट एक्सटेंड्स अप टू होल ऑफ इंडिया, पूरे देश में लागू होता है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाएगा कि यह जो कानून है पूरे देश में लागू होता है, तो होता है। कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है, तो बिल्कुल है। क्या है, तो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में यह नहीं होता है, लेकिन 3 सेक्शन लागू होते हैं। वो सेक्शन कौन है, 9, 11 और 12, ठीक है। सेक्शन 9, 11 और 12 लागू होते हैं। अब पूछा जाएगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय हियर ट्राइबल एरियाज, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइबल एरियाज, आप ट्राइबल एरियाज से क्या समझते हैं। तो ट्राइबल एरियाज इंक्लूड्स असम एज प्रिस्क्राइब इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असम के कुछ एरिया हैं, ठीक है ना, जो ट्राइबल एरिया हैं, जो शहरी क्षेत्र में इधर आ जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में इधर के एरिया आते वो नहीं, जो उससे आउट ऑफ म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, आउटर के इलाके हैं, उसमें आसाम का जो क्षेत्र आता है वह जो आपका पैरा 20 है। पैरा 20 किसका, पैरा 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत जो आसाम के अंदर जो ट्राइबल एरियाज आते हैं वहाँ भी लागू यह कानून नहीं होता है, लेकिन 3 उसके चैप्टर लागू होते हैं इस कानून के, चैप्टर 9, 11 और 12। इस बात को याद आप रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नए डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है। पहला है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या है, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, इस बात को याद रखिए। सेक्शन 2A डेफिनेशन क्लॉज जो है आपका, डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 2(1) का A, ठीक है, 2(1)A, जिसको इन शॉर्ट हम लोग 2A पढ़ेंगे, ठीक है। 2A जो है आपका, इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात कही गई है। क्या कहा गया है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो, इस बात को दिमाग में रखिएगा। सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया है, इसमें नए प्रावधान को भी ऐड किया गया है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या सारी चीज़ें आती हैं, तो देखिए इसमें जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, उसके बाद उसके माध्यम से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पज एंड सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड। तो इसमें जो राज्य सरकार है वह इसमें समय समय पर इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकती हैं। सर्च एंड सीजर के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है, ठीक है, किसी का आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का प्रयोग किया जाए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, मोबाइल से हो, कैमरा से हो, ठीक है, या थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट से हो, तो ये क्या है, तो ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। सेक्शन 2A में ये आता है। उसके बाद बेल बॉन्ड और बॉन्ड, इसको डिफाइन नहीं किया गया था। तो बेल कहाँ डिफाइन है आपका, तो सेक्शन 2B में आपको क्या डिफाइन है, तो बेल डिफाइन है, बेल की परिभाषा है। तो बेल को क्या कहा गया है, तो बेल की परिभाषा है आपको यहाँ पर बेल दिया गया है। बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन, बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो यहाँ बेल को भी परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2B में परिभाषित किया गया है, ठीक है। सेक्शन 2C में अब आप रुक जाइए, सेक्शन 2C में क्या है, तो सेक्शन 2C में दिया गया है आपका कॉग्निजेबल, यहाँ पर सेक्शन 2C में आपका दिया गया है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्या दिया गया है सेक्शन 2C में, तो सेक्शन 2C में दिया गया है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसमें से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए तो आपको दिया हुआ है उसमें बेल बॉन्ड, किसकी बात की गई है, बेल बॉन्ड की। बेल बॉन्ड कहाँ डिफाइन, तो सेक्शन 2E में। सेक्शन 2B जो है, सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है आपका, ऐसे समझिए, सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है आपका
बेल, ठीक। सेक्शन 2B में बेल डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2C में क्या डिफाइन किया गया है? तो 2C में डिफाइन किया गया है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, सेक्शन 2C में। इसी में अगर आप आगे बढ़ जाइए सेक्शन 2C के बाद, तो 2D में आपका बेल बॉन्ड डिफाइन है। क्या है? बेल बॉन्ड पहले डिफाइन नहीं था, CRPC में डिफाइन नहीं था, और वहीं सेक्शन 2E में डिफाइन किया है, तो बॉन्ड डिफाइन है। तो बेल बॉन्ड क्या होता है? देखिए, बेल बॉन्ड के बारे में मैं एकदम जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एज इट इज़। तो बेल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद सिक्योरिटी, ठीक है। जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी के लिए क्या होता है? बेल बॉन्ड फर्निश करना होता है, ठीक है। और बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी जो होता है वह बॉन्ड पे जो छोड़ा जाता है उसी को कहा जाता है बॉन्ड, ठीक है, जो विदाउट सिक्योरिटी छोड़ा जाता है यहाँ पर एक्यूज्ड को। तो यह बात हो गई BNSS की, जो कुछ नए चीज़ें इसमें डेफिनेशन पार्ट में जोड़े गए हैं। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूं मैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसका एक्ट नंबर 47 है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमने एक्ट नंबर पढ़ लिया था, एक्ट नंबर 47 25 दिसंबर 2023 को यह लागू हुआ पूरे देश में, और 1 जुलाई 2024 को यह 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिली, और 1 जुलाई 2024 को यह पूरे देश में लागू हुआ, ठीक। इस बात को ध्यान रखिए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिली थी, ठीक है, और 1 जुलाई 2024 को यह कानून पूरे देश में लागू हो गया, जिसमें कुल 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं, 170 सेक्शंस दिए हैं, और 4 पार्ट्स में यह डिवाइड है, ठीक है। और इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया होती है वहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, अप्लाई होता है। साथ में कहाँ पर होता है? तो बिफोर एनी कोर्ट, किसी न्यायालय के समक्ष इसको, ये जो साक्ष्य अधिनियम का कानून है यह लागू होगा। सिविल प्रोसीडिंग में होगा, जो संपत्ति से संबंधित विवाद होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं, टाइटल सूट हो गया, पार्टीशन सूट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को लेकर कोई विवाद हो गया, या कोई क्रिमिनल मैटर है, प्रोसीडिंग है, वहाँ पर होगा। कोर्ट मार्शल जो होता है आर्मी में, ठीक है, वहाँ पर यह लागू होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एफिडेविट्स जो होते हैं, एफिडेविट्स के मामले में यह लागू नहीं होता है। साथ में जो आर्बिट्रेटर होते हैं, आर्बिट्रेटर के सामने समक्ष जो सुनवाई होती है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ठीक है, उस मामले में यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, इन शॉर्ट मैंने जो इम्पोर्टेंट जो है तीनों कानून के टॉपिक्स, उनको मैंने कवर किया है। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए, किसी के भी लेक्चर्स को आप सुनिए, चाहे मेरे लेक्चर्स हों या किसी के भी लेक्चर्स हों, आपके साथ आपका बेयर एक्ट होना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मेंटोर होता है, अगर वह सही तरीके से आपको समझा रहा है तो आपको उसको रिलेट करना है अपने बेयर एक्ट से, ठीक है, ताकि आपको बेयर एक्ट के जो टेक्निकल लैंग्वेज हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।